नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं। इस टॉपिक का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सम्मेलन, जिसका आयोजन दुबई में 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक किया गया। इस सम्मेलन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही कॉप से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखें, वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है ब्राजील के रीड डी जेनेरियो में। इस सम्मेलन में यूएनएफसीसी की स्थापना की जाती है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके तहत 3 अति महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों की पहचान की जाती है। पहला मरुस्थलीकरण, दूसरा जैव विविधता और तीसरा जो है जलवायु परिवर्तन। इससे जुड़े सम्मेलन के आयोजन की बात की गई है, जिसमें जैव विविधता और मरुस्थलीकरण का सम्मेलन जो है प्रत्येक वर्ष आयोजित नहीं किया जाता है। इस वर्ड को याद रखिएगा, नहीं किया जाता है। और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो सम्मेलन जो है प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और इस जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन का आरंभ जो है वर्ष 1995 में जर्मनी के वॉन शहर से आरंभ होती है। और यह सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन में जो भी लिया गया निर्णय वो बाध्यकारी नहीं है। केवल जैव विविधता के संदर्भ में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। बस इन दोनों सम्मेलनों का निर्णय बाध्यकारी नहीं होता। अब चलिए दुबई सम्मेलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। इसे यूएई घोषणा पत्र के नाम से जाना गया है। इसके तहत जो महत्वपूर्ण बातें उभर के आई वो इस प्रकार है। पहले देखें, सबसे पहले तो हानि और क्षति को फंड को मंजूरी दी गई है, यानी कोष को मंजूरी दी गई है। हानि क्या होता है? हानि मतलब हो गया अपसंरचना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, बंदरगाह आदि को क्षति, अगर डैमेज किसी जलवायु परिवर्तन के कारण होता है तो उसके लिए इस फंड से पैसा रिलीज किया जाएगा। उसके बाद क्षति के अंतर्गत आ गया उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी। अगर किसी खेत की उत्पादकता यानी किसी भूभाग की उत्पादकता में अगर कमी आती है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में चावल का उत्पादन पहले था 500 हेक्टेयर पर हेक्टेयर, अब वो घट के 300 पर हेक्टेयर हो गया, तो इसके कारण उत्पादकता में जो कमी अगर क्लाइमेट चेंज के कारण आती है, जलवायु परिवर्तन के कारण आती है, तो उसके लिए फंड से पैसा दिया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात की गई है वो जलवायु परिवर्तन के कारण अगर कोई आपदा आता है किसी क्षेत्र में तो उसके लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। मान लीजिए बाढ़, सूखा या चक्रवात आदि ऐसी प्राकृतिक घटनाएं आती हैं, तो उसके कारण जो क्षति होता है किसी देश को, तो उसके लिए अतिरिक्त फंड उन्हें प्रदान किया जाएगा इस कोष से। इसके अलावा हरित जलवायु कोष के तहत 350 बिलियन यूएस डॉलर अतिरिक्त देने की बात जो है 6 कंट्री के द्वारा किया गया है, जिसमें यूएस प्रमुख रूप से है। इसके अलावा पहले से इस कोष में 9.3 बिलियन है, दोनों मिला के 12.8 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा, यूएसडी। उसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसे तिगुना करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी विश्व में मौजूद है उसे बढ़ाकर जो है 11,000 गीगावाट तक 2030 तक करने का लक्ष्य रखा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन पे सबसे पहली बार जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, VVI लगाइएगा पीटी के दृष्टिकोण से और मेंस में जब लिखना हो तो इसके लिए ये पॉइंट, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल आदि को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात की गई है, यानी इसमें कटौती करने की बात की गई है। और जीवाश्म ईंधन पर सिग्नेचर करने वाला
कमी लाने के लिए सिग्नेचर करने वाला पहला कंट्री जो था वो कोलंबिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीटी के दृष्टिकोण से। उसके बाद परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 2050 तक इसे तिगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अनुकूलन के संदर्भ में हर देश को अपने अनुकूल फ्रेमवर्क यानी ढांचा बनाने का छूट प्रदान की गई है, यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने अनुसार अपनी नीति बना सकते हैं। यह ऐसा नहीं कि कोई बड़े देश बना दिया उसको छोटे देशों पे लागू किया जाएगा या थोपा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात उभर के सामने आई है। उसके बाद जो है फ्रीज से क्या निकलता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें कमी लाने की बात की गई है। 66 देशों ने कूलिंग जो है उसके उत्सर्जन में कमी लाने की बात की गई है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन को मंजूरी, यानी जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, पहले आप परंपरागत मतलब कोयले से चूल्हा जलाते थे, उससे आप खाना बनाते थे, अब है गैस का प्रयोग करते हैं। तो आपने क्या किया, अब उसके लिए अब क्या होगा, धीरे धीरे क्लीन एनर्जी पे जाएंगे, यानी बिजली वाले इंडक्शन चूल्हे या अन्य जो क्लीन एनर्जी है उसका प्रयोग करना आरंभ करेंगे। तो ये इससे क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन में कमी आएगी। तो ये जस्ट ट्रांजिशन मतलब परंपरागत जिस ईंधन का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके अलावा क्लीन एनर्जी को हम प्रयोग करने लगे, तो ये जस्ट ट्रांजिशन, हरित ऊर्जा को प्रयोग कर रहे हैं। जस्ट ट्रांजिशन वाले क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी देने के लिए उसके लिए अलग फंड की व्यवस्था की गई है। जेंडर रिस्पॉन्सिबल, उन्हें जिम्मेदारी दिया गया ताकि वो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट चेंज को, परिवर्तन को रोकने में, उस दिशा में काम करने में भागीदारी दे सके। इसके बाद अलावा जो भारत और कॉप के संदर्भ में देखे तो कॉप 28 में भारत ने क्या क्या योगदान दिया। सबसे पहले देखे ग्रीन क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई भारत के द्वारा। ग्रीन क्रेडिट कार्ड एक तरह का कार्ड है जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है। किसी ने पौधारोपण करके हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ एनर्जी, क्लीन एनर्जी या वायु को प्रदूषण को रोकने का काम करने के लिए अधिक से अधिक पौधा लाया। उसके लिए उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड बनाया जिसको अन्य कंपनी जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न किया उसको बेच दिया। तो इससे क्या होगा कि हम आप कार्बन जितना छोड़ रहे हैं, हम उसके लिए एक पौधा लगा के आपके द्वारा इमिशन किए गए यानी उत्सर्जित किए गए हानिकारक गैस को हमने स्वच्छ बनाने का काम किया। इस तरह से एक क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात जो है भारत सरकार के द्वारा की गई। और ग्रीन क्रेडिट कार्ड जो है इसका लॉन्च जो है 13 अक्टूबर 2023 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इसमें मुख्य रूप से 2 चीज पे फोकस किया गया है। पहला जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, दूसरा एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण पे ध्यान दिया गया। उसके बाद GRCA की बात की गई है। GRCA क्या है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। इसमें 11 देश शामिल है, मुख्य रूप से भारत है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद नीदरलैंड आदि देश है। या भारत की तरफ से जो है जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। इसमें है नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं उसे स्वच्छ रखा जाए। करीब इसमें 275 प्लस शहरों को शामिल किया गया है 11 देशों से। उसके अलावा देखें भारत ने निम्न बिंदुओं पे समझौते पे हस्ताक्षर नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है।
सबसे पहले भारत ने स्वच्छ ईंधन को तिगुना करने का लक्ष्य पे शामिल नहीं किया, क्योंकि भारत का कहना है कि हमने ऑलरेडी पिछले 9-10 वर्षों में हमने ऑलरेडी पेरिस समझौता के बाद 2015 के बाद से हमने क्लीन एनर्जी पे काफी ध्यान दिया और हम काफी इस पे काम कर रहे हैं, तो इस पे हम समझौते पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में कूलिंग करने वाले फ्रिज को प्रयोग को पर रोक नहीं लगाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र जैसे आप इमरजेंसी आईसीयू में कोई इनकेस किसी दुर्घटनावश आईसीयू में भर्ती हो जाता है, अगर वहां पर रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर वगैरह का प्रयोग ना किया जाए तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम इस क्षेत्र में जो है हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अभी हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अन्य स्रोतों से क्लीन एनर्जी से हम ये सब इसके लिए हम सहारा ले सके। उसके बाद है स्वास्थ्य एवं जलवायु संबंधी प्रावधान पर भी भारत ने सिग्नेचर नहीं किया। इसके अलावा जो है हम लोग एक तथ्य के रूप में देखते हैं, एक नजर के रूप में जो कॉप से महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया है उसको हम लोग एक नजर में देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखें तो कॉप जो महत्वपूर्ण कॉप सम्मेलन हुए हैं, सबसे पहले देखें तो कॉप 1 बर्लिन बॉर्न जर्मनी, यहीं से कॉप सम्मेलन का आयोजन होता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग की सालाना बैठक की जाएगी, सालाना बैठक। फिर है कॉप 3 1997 1995 इंपॉर्टेंट 1997, इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी, क्योटो जापान 1997, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की बात की गई। उसके बाद नंबर कॉप 7 मार्केस मोरक्को, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो है क्योटो प्रोटोकॉल को क्या किया, समर्थन किया गया क्योटो को। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है 13वां कॉप सम्मेलन 2007, कॉप 13 2007, इसका आयोजन किया गया था बाली इंडोनेशिया। यह इंपॉर्टेंट किस लिए कि क्योटो प्रोटोकॉल को बदलने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था इसमें। उसके बाद 2009 कॉप 15 कोपेनहेगन, यह इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट। 2010 कैनकून कॉप 16, ये कॉप 15 था। इसमें हरित जलवायु कोष की स्थापना की बात की गई, हरित जलवायु कोष। फिर इंपॉर्टेंट है कॉप 2012 में दोहा, कॉप 18 क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद कॉप 19 2013, इसमें जो है वार्सा, इसका आयोजन वार्सा पोलैंड, इसमें
EDD+, यानी रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग, लॉस और डैमेज के लिए वार्सा पैक्ट, लॉस और डैमेज के लिए वार्सा पैक्ट का आयोजन किया गया था। उसके बाद 2015 पेरिस COP21, बहुत इंपॉर्टेंट, पेरिस सम्मेलन, पेरिस फ्रांस में। इसमें वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस रखने की से नीचे रखने की बात की गई है। अमीर देशों के द्वारा, मतलब रिच कंट्री के द्वारा 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष देने की बात की गई थी, फंड। उसके बाद COP26 2021 ग्लासगो, यूके। इसमें नेट जीरो की बात की गई। भारत ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करने की बात की गई है। उसके भारत जो है चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन यानी कोयला आधारित बिजली पर रोक लगाने की बात की गई है भारत के द्वारा। उसके बाद COP27, जिसका आयोजन मिस्र के शेख 2022 में, COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजन किया गया था। इसमें लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई थी, जिसे अभी फंड को मंजूरी जो है COP28 में मिल गया। उसके बाद पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए $3.1, मतलब कोई भी सिस्टम टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि अगर कहीं पे आपदा आ रहा या कोई जैसे साइक्लोन आ रहा या फिर बाढ़ आ रहा, उसके भारी वर्षा होने की संकेत है, इसके पूर्व चेतावनी के लिए $3.1 बिलियन देने की बात की गई थी। फिर उसके बाद मैंग्रोव अलायंस की घोषणा की गई। उसके बाद अनुकूलन और लचीलापन पहल करने की कार्रवाई की गई। इस प्रकार हम COP से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम लोगों ने देखा, इसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद।